नमस्कार। नोटबुक आईएएस की इस करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे आज के जो मुख्य खबरें हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा आवश्यक हो सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से सब इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज का जो मेन हेडलाइन जिसको बोला जा सकता है वो है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत की खराब स्थिति। देखिए, लगातार तीसरे साल से भारत की स्थिति खराब आ रही है। सरकार यहाँ पर बहुत सारी जन कल्याण की हमारे यहाँ पे चलती हैं योजनाएं, उसके बावजूद भी वैश्विक भूखमरी सूचकांक में हमारी खराब स्थिति, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है और आपके परीक्षा के दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत को रैंक क्या मिली है। तो भारत को 125 देशों में 111वीं रैंक प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा, 125 देशों में 111वीं रैंक प्राप्त हुई है और 2015 के बाद लगातार ये भारत की स्थिति में गिरावट है और लगातार तीसरे वर्ष भारत सरकार ने इस प्रदर्शन पर आपत्ति जताई है। जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, हम इतना खर्च करते हैं पोषण के ऊपर और फिर भी ऐसी स्थिति, तो हमारी सरकार लगातार तीसरे वर्ष इन आंकड़ों को, इस सूचकांक को आपत्ति जताती आई है, इस पर नाराजगी जताती आई है अपनी। देखते हैं कि स्थिति इतनी हम खराब है कि क्या कहें, बताइए। अफगानिस्तान और हैती को छोड़कर हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, उन सब की स्थिति हमसे बेहतर है और हम भारत जो है वो सबसे नीची स्थिति पर है, सबसे खराब है सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान और हैती जैसे कुछ देश। आते हैं कि इस साल की 2023 की तो रैंक हमने पता कर ली कि 111वीं। हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि पिछले वर्ष क्या स्थिति थी। तो 2022 में 121 देशों में भारत की स्थिति 107वें नंबर पर थी। अब हम आगे इसकी चर्चा करते हैं। चर्चा का मुख्य बिंदु होना चाहिए कि ये सूचकांक जारी कौन करता है। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारीकर्ता में आयरलैंड और जर्मनी के दो एनजीओ हैं। एनजीओ का नाम क्या है? एनजीओ का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे। ये हिल्फे है। तो ये जो सूचकांक जारी करता है वो जारी करता कौन है? आयरलैंड और जर्मनी की दो एनजीओ हैं, गैर सरकारी संगठन है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे। इनके द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। 4 पैमानों पर इस सूचकांक को मापा जाता है। वो 4 पैमाने कौन कौन से हैं हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, 4 पैमाने जिसके ऊपर वैश्विक भूखमरी सूचकांक की गणना की जाती है, उसमें आता है सबसे पहले कुपोषण, माल न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात है कि कुपोषण का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि किसी को भोजन कम मिल रहा है। कुपोषण में 2 चीजें आती है, एक होता है अतिपोषण की स्थिति और दूसरा होता है अल्प पोषण की स्थिति। मतलब अगर हम कहें कि किसी व्यक्ति को जरूरत से कम भोजन मिल रहा है, इसका मतलब है अल्प पोषण, और अगर किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता से अधिक भोजन मिल रहा है, इसका मतलब है अति पोषण। ये दोनों ही स्थितियां कुपोषण के अंतर्गत आती हैं। अब हम इसके आगे के अन्य आयामों पर भी चर्चा कर लेते हैं जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक के अन्य आयाम हैं। अन्य आयामों में कौन सा है? दूसरे नंबर पर आता है बच्चों में ठिगनापन। ठिगनापन यानी कि उम्र के हिसाब से हाइट में कमी। अगर किसी व्यक्ति की उम्र के हिसाब से उसकी हाइट, उसकी जो ऊंचाई है उसमें कमी रह जाती है, तो इसको कहते हैं ठिगनापन की स्थिति। ये दूसरा आयाम। तीसरा आयाम है बच्चों का कम वजन। अगर हाइट के हिसाब से आपका वजन कम रह जाता है तो उसको कहते हैं तीसरा आयाम, जो कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक का है। और इस आधार पर इस संकेतक, इस सूचकांक की गणना की जाती है। चौथा आयाम कौन सा है? बाल मृत्यु दर।
0 से 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु, अर्थात 0 वर्ष से लेकर के किसी बच्चे के 5 वर्ष होने की स्थिति में कितने बच्चों की मृत्यु हुई है, इस आयाम पर, इस पॉइंट को ध्यान में रख करके वैश्विक भूखमरी सूचकांक की गणना की जाती है। अब हमने ये 4 आयाम देख लिए कि किन आधारों पर गणना की जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि इस आयाम को एक स्केल होता है, जिस स्केल के ऊपर मापा जाता है। ये स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर के 100 तक। जैसे कि एक स्केल होता है जिस पर 1 2 3 4 अप टू 100 लिखा हुआ है। 0 वाली स्थिति है, मतलब कि माफ कीजिएगा, यहाँ पर हाँ सही लिखा है, 0 की स्थिति है, इसका मतलब है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। अगर वैश्विक भूखमरी सूचकांक में अगर किसी को 0 अंक प्राप्त हुए, इसका मतलब है कि वहां पर स्थिति बहुत ही अच्छी है, भूखमरी जैसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वही स्थिति 100 के आंकड़ों को पकड़ ले, 100 को आंकड़ों को छू ले, तो वहां पर माना जाता है कि बहुत ही ज्यादा भूखमरी की समस्या देखने को मिल रही है। अब हम आते हैं कि भारत की स्थिति क्या है इस सूचकांक में। तो हमने पहले ही देखा था कि लगातार तीसरे वर्ष भारत की स्थिति खराब हो रही है। अब हम देख लेते हैं कि क्या स्थिति है। फिलहाल भारत को इस 2023 के सूचकांक में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 111वां, जैसा कि हमने पहले ही देखा था 111, 111वीं रैंक प्राप्त हुई है भारत को। और स्केल पर हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट स्कोर प्राप्त हुआ है भारत को 28.7। ये भारत का स्कोर है। अब आते हैं कि भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। देखिए, इस सूचकांक को मापने के लिए 4 श्रेणियां होती हैं। इन 4 श्रेणियों में से भारत को रखा गया है गंभीर श्रेणी के। 111वीं रैंक है, स्कोर 28.7 है और स्थिति श्रेणी जो रखी गई है वो रखी गई है गंभीर श्रेणी। अब देखते हैं कि पहली बात तो ये कि ये पूरा जो हमारे यहाँ पर बच्चों और महिलाओं से रिलेटेड या जो पोषण से रिलेटेड जो मामला है वो देखता कौन है। तो हमारे यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है वो इन सारी गतिविधियों पर, इन सारी चीजों पर नजर रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों को अच्छा सुपोषित भोजन मिले, कहीं पर भी कोई कुपोषण जैसी, बाल मृत्यु जैसी समस्या ना हो। इस पर बाल, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरी अपनी नजर रखता है। अब देखते हैं कि भारत ने आपत्ति किन आधारों पर जताई है। भारत ने भाई अपना पॉइंट रखना जरूरी है कि लगातार तीसरे साल ये स्थिति खराब क्यों हो रही है। तो भारत ने अपना पॉइंट इन आधारों पर रखा है कि सबसे पहले तो ये सर्वेक्षण किया गया है टेलीफोन करके जनमत के आधार पर यह सर्वेक्षण किया गया है। यहाँ इस सूचकांक से रिलेटेड डाटा को एकत्रित किया गया है। सर्वेक्षण का आधार टेलीफोन होना, आप एक कैसे सुनिश्चित कर सकते हो कि किसी देश की सभी आबादी को आपने उसमें कवर कर लिया। कुछ आबादी से बात करके या कुछ आबादी से सर्वेक्षण ले करके आप पूरे देश की स्थिति का आकलन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो इन आधारों पर सरकार ने इस जो सूचकांक है उसको सिरे से नकारा है। दूसरी बात है इसमें कि अब हम देखते हैं कि जब बात भूखमरी और कुपोषण की हो रही है तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। एक टर्म होता है बॉडी मास। यहाँ पर एक चर्चा ये भी कर लेते हैं, छोटी सी संक्षिप्त चर्चा बॉडी मास के बारे में। हमने अभी देख लिया भारत की रैंक क्या है, भारत की स्थिति क्या है। भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। और हमने ये भी देख लिया कि भाई भारत सरकार ने इस सूचकांक को सिरे से नकार दिया है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को टेलीफोन पे बात करके आपने ये सर्वेक्षण किया है, जो कि सही बात है। कहना बड़ा मुश्किल है कि सारी आबादी के बारे में या पूरे देश के बारे में सही स्थिति का आकलन
कर पाई होगी ये सर्वेक्षण, ये इसमें थोड़ा संदेह पैदा होता है। अब हम देखते हैं बॉडी मास के बारे में। तो एक होता है कि बॉडी मास मतलब कि सामान्य स्थिति कब मानी जाएगी। बॉडी मास का मतलब होता है कि अगर आपकी ऊंचाई और आपके वजन जितनी आपकी उम्र है उस हिसाब से आपकी ऊंचाई कितनी है, आपका वजन कितना है, अगर वह सही स्केल पर बैठता है तो बॉडी मास इंडेक्स को सही मानकर आपको बताया जाएगा कि भाई आप बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति हैं। और अगर इस बॉडी मास इंडेक्स से ऊपर नीचे कुछ आंकड़ा होता है तो फिर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो बॉडी मास इस इंडेक्स के अंदर क्या किया जाता है कि व्यक्ति की ऊंचाई और वजन के आधार पर बॉडी मास इंडेक्स को मापा जाता है। और एक सामान्य व्यक्ति में 18.5 से लेकर के 24.9 के बीच तक अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स आता है, बॉडी मास का स्कोर आता है, तो फिर यह माना जाएगा कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। तो कुपोषण की जहां पर चर्चा हो, वैश्विक भूखमरी की जहां पर चर्चा हो, वहां पर एक छोटा सा टर्म, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। अब आज आते हैं हम आज के दूसरे सबसे हाईलाइटेड पॉइंट पर, जो कि हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी ही खुशी की बात है। और क्या है वो कि खुदरा मुद्रास्फीति में कमी देखी गई है। हम जानते हैं कि जो खुदरा रोज की डेली मर्रा की रोज दिनचर्या में जो चीजें यूज की जाती हैं, रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, उनमें जिन पदार्थों का, जिन वस्तुओं का आप यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, उसको कहते हैं खुदरा वस्तुएं। और इस खुदरा वस्तुओं के आकलन के लिए या इन खुदरा वस्तुओं की क्या स्थिति है, इसके बारे में खुदरा मुद्रास्फीति के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि भाई हमारे खाद्य सामग्री की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है। तो एनएसओ के द्वारा ध्यान रखिएगा, ये आंकड़ा खुदरा मुद्रास्फीति जांचा जाता है। और इसमें स्थिति क्या है? तो इसमें स्थिति है कि सितंबर माह में भारत ने सकारात्मक स्थिति दर्ज की। तो जो ये एनएसओ के द्वारा ये जो आंकड़ा जारी किया गया है खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित, इसमें एनएसओ ने ये आंकड़ा कलेक्ट किया है और इसमें बताया है कि सितंबर माह में सकारात्मक स्थिति रही है, यानी कि महंगाई की दर है, मुद्रास्फीति जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं है, एक कंट्रोल में है। एक आरबीआई की नीति होती है +-4 की नीति, जिसके अंतर्गत मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी, उसके तहत ये +-4 का फॉर्मूला लिया गया था। +-4 का मतलब है कि 4+2, यानी कि या तो मुद्रास्फीति 6% हो सकती है या फिर 4-2 यानी कि 2%। तो मुद्रास्फीति जो है 2 से लेकर के 6% के बीच में होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं 4+-2 फॉर्मूला, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने दिया था। और अगर ये स्थिति मेंटेन रहती है हमारे यहाँ, अगर मुद्रास्फीति 4, 2 और 6 के बीच में रहती है, तो हम मानते हैं कि ये ठीक स्थिति है, सब कुछ सही चल रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में। और सितंबर माह में जो आंकड़े हमने प्राप्त किए हैं उससे भी ये दिखता है कि हाँ भाई स्थिति सब सही चल रही है। क्योंकि इस बार जो परसेंट निकाला गया है, जो आंकड़े हैं, वो हमें प्राप्त हुआ है लगभग 5%। सितंबर माह में जो मुद्रास्फीति देखी गई है लगभग 5% के आसपास देखी गई है। अब हम देखते हैं कि ये तो हुआ महीने में, जो हर माह आंकड़ा जारी किया जाता है एनएसओ के द्वारा। इसके अलावा आरबीआई भी क्या करती है, हर साल प्रति वर्ष जो वार्षिक मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान लगाती है। आरबीआई वार्षिक मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान लगाती है कि भाई इस साल खाद्य कीमतों में उतार चढ़ाव में क्या स्थिति रहेगी, मुद्रास्फीति कितनी रहेगी, इसका आकलन पूर्वानुमान किया जाता है। और इस आधार पर जो आरबीआई ने अनुमान लगाया था वो लगाया था 5.4%।
मतलब आरबीआई ने 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए जो वार्षिक मुद्रास्फीति है इसका अनुमान लगाया है कि वो 5.4% रहेगी। और हमने जो मासिक मुद्रास्फीति या जो खुदरा मुद्रास्फीति है जो सितंबर माह के लिए है, हमने भी उसको क्या प्राप्त किया है, 5% की दर को हमने इस माह प्राप्त किया है। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक सकारात्मक स्थिति है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मुद्रास्फीति से रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझते हैं जिससे कि और क्लियरिटी आए, जिससे आपको समझने में आसानी हो कि हम किस संबंध में बात कर रहे हैं। तो देखिए, मुद्रास्फीति यानी कि कीमतों में आपकी जो खाद्य सामग्री है, जो रोजमर्रा की जरूरतों में आपको जो जो चीजें लगती हैं, जो जो आपकी आवश्यकताएं होती हैं जिन वस्तुओं की, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित मुद्रा में खुदरा जो चीजें हैं उसमें कितना उतार चढ़ाव आ रहा है उनकी कीमतों में, इसका आकलन करने के लिए हम मुद्रास्फीति की गणना करते हैं। मुद्रास्फीति का दो तरीके से गणना की जा सकती है, एक होता है सीपीआई और दूसरा होता है डब्ल्यूपीआई। ये दो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में टर्म्स हैं जिसके आधार पर मुद्रास्फीति की गणना की जाती है कि कीमतों में कितना उछाल हुआ है या कितनी गिरावट आई है। इसके बारे में हम इन दो संकेतकों का या इंडेक्स का प्रयोग करके इसका पता लगाते हैं। तो फिर बात आती है कि अब सीपीआई क्या है और दूसरा है कि डब्ल्यूपीआई क्या है। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि सीपीआई का मतलब है खुदरा स्तर पर मुद्रास्फीति की गणना। सीपीआई को कहते हैं कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में जो गणना की जाती है उसको कहते, उसके लिए हम सीपीआई का यूज करते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंदर हम क्या करते हैं, खुदरा स्तर पर मुद्रास्फीति की गणना करते हैं, जिसमें उपभोक्ताओं से प्रत्यक्ष रूप से जो भी चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे कि डेली बेसिक जो आपके खाने पीने में जो चीजें यूज हो रही हैं, हर दिन जो यूज हो रही हैं, जिसको डायरेक्ट उपभोक्ता परचेस करता है, उससे रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं उनके कीमतों में कितना उछाल हुआ, कितना बढ़ा, कितना घटा, इसके बारे में सीपीआई के तहत हम गणना करते हैं। कीमतों में इसके परिवर्तन को मापते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि न केवल वस्तु बल्कि सेवाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। न केवल वस्तु, सिर्फ खाने पीने की या इस्तेमाल करने की वस्तुएं नहीं, बल्कि जो सेवाएं जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप लेते हैं उनमें, उनकी कीमतों में भी जो उछाल होता है या गिरावट आती है, उसके बारे में भी हम सीपीआई के तहत गणना करते हैं। आ जाता है फिर बात डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें क्या करते हैं, शब्द से ही है होलसेल। होलसेल का मतलब है कि थोक में आपने कोई चीज ली है, उसकी कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी गिरावट आई, इसके बारे में जब चर्चा की जाती है तो उसको कहते हैं डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। पहले हमारे यहाँ डब्ल्यूपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना होती थी, लेकिन अब सीपीआई के आधार पर हम मुद्रास्फीति की गणना करते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता था, दिक्कत ये आती थी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल वस्तुओं की कीमतों को मापा जाता था, वहां पर सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता था। तो इससे हमेशा ये मुद्दा उठता था कि क्या ये सूचकांक सही है, क्या ये सही में हमारी स्थिति का आकलन कर पा रहा है कि कितनी महंगाई है, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ थोक में जो वस्तुएं हैं उसकी गणना की, सेवाओं को तो शामिल ही नहीं किया। और दूसरी बात है कि थोक में डे टू डे लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमी में हर प्रतिमाह क्या परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में हमें पता नहीं चल पा रहा था। तो इसलिए हमने डब्ल्यूआई से शिफ्ट कर लिया सीपीआई के ऊपर। अब देखते हैं कि जो सीपीआई होता है वहां पर खाद्य पदार्थों को अधिक वेटेज दिया जाता है। एक बास्केट होती है, उस बास्केट में एक, मान लीजिए ये बास्केट है, उस बास्केट में रखा जाता है प्रोडक्ट्स या गुड्स कह लीजिए इसको, और होता है
एक होता है गुड, और इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, सेवाएं, सर्विसेज। तो ये जो प्रोडक्ट है और ये गुड है, इसकी एक बास्केट है। जो सीपीआई है, जाहिर सी बात है सीपीआई है, इसमें डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा हम खुदरा स्तर पर खाद्य चीजों की और वस्तुओं की और सेवाओं की भी हम गणना कर रहे हैं, कीमतों की। लेकिन यहाँ पर वेटेज जो दिया जाता है वो सबसे ज्यादा खाद्य कीमतों को वेटेज दिया जाता है। कि जब इस सीपीआई की गणना की जा रही है, मुद्रास्फीति की गणना की जा रही है, तो वहां पर वेटेज किसको दिया जाता है, खाद्य कीमतों में। और जो डब्ल्यूपीआई होता है, यहाँ पर जो विनिर्मित पदार्थ या विनिर्मित उत्पाद जो होते हैं, जिनका प्रोडक्शन होता है, उनको यहाँ पर वेटेज दिया जाता है। क्लियर है? फिर एक और अंतर देखने को मिलता है डब्ल्यूपीआई में और सीपीआई में। वो अंतर क्या है कि सीपीआई के जो आंकड़े हैं वो एनएसओ के द्वारा, जो कि सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये इसके लिए आंकड़े एकत्रित करता है। सीपीआई के आंकड़े कौन एकत्रित करता है, एनएसओ के द्वारा, जो सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय है वो आंकड़े एकत्रित करता है। जबकि डब्ल्यूपीआई में क्या होता है, इसके जो आंकड़े हैं, डब्ल्यूपीआई के जो आंकड़े हैं वो वाणिज्य मंत्रालय जारी करता है। तो सीपीआई के आंकड़े एकत्र करता है एनएसओ, जारी करता है एनएसओ, लेकिन जो डब्ल्यूपीआई है उसके आंकड़े कौन जारी करता है, वो जारी करता है वाणिज्य मंत्रालय। अब जब हम बात कर रहे हैं मुद्रास्फीति की, तो यहाँ पर दो और टर्म्स हैं जिसके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है, ताकि एक क्लियरिटी बनी रहे। और आपकी परीक्षा में भी ये चीजें बिल्कुल पूछी जाती हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखेंगे तो ये चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। वो क्या होती है, दो टर्म्स और होते हैं इकोनॉमी में। वैसे तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं मुद्रास्फीति के अंतर्गत, लेकिन हम जो मेन कोर है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक है हेडलाइन मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति में क्या होता है, एक होता है हेडलाइन मुद्रास्फीति और दूसरी होती है कोर मुद्रास्फीति। इन दो टर्म्स के द्वारा भी, इन दो चीजों का यूज करके भी हम मुद्रास्फीति के बारे में आकलन करते हैं कि क्या स्थिति है। तो यहाँ पर है हेडलाइन मुद्रास्फीति, सीपीआई के आधार पर तैयार खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव को यहाँ पर हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या इसमें दो टर्म्स हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति में क्या है, दो टर्म आपको ध्यान रखने हैं जो ट्रिकी हैं, जो परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। क्या क्या कि हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन, फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो, और फ्यूल, इन दोनों की कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है उसको शामिल किया जाता है हेडलाइन मुद्रास्फीति में, और फिर इनको भी आधार बना करके गणना की जाती है मुद्रास्फीति। और जो कोर मुद्रास्फीति होती है हेडलाइन से अलग, कोर मुद्रास्फीति, इसमें खाद्य और ऊर्जा क्षेत्रों को छोड़कर वस्तुओं और सेवाओं की लागत में परिवर्तन को मापा जाता है। मतलब क्या कि हेडलाइन मुद्रास्फीति में हमने खाद्य पदार्थों और ईंधन, इनकी कीमतों का भी आकलन किया, इनको भी हमने जोड़ा। लेकिन जो कोर मुद्रास्फीति है, कोर का मतलब क्या होता है, मेन, रूट, एसेंशियल कुछ, तो उसमें हमने, उस कोर में हमने शामिल किया है केवल और केवल वस्तु और सेवा। यहाँ हमने खाद्य पदार्थ और ऊर्जा क्षेत्र को छोड़ दिया। फ्यूल और ईंधन की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं कोर मुद्रास्फीति में। केवल और केवल हम वस्तुओं और सेवाओं की लागत में जो भी परिवर्तन आया है हम उसको बात करके, उसको आकलन करके हम मुद्रास्फीति की गणना कर देते हैं। लेकिन इसको ज्यादा सही नहीं माना जाता है। ज्यादा सही माना जाता है हेडलाइन मुद्रास्फीति। क्यों? क्योंकि आप इसमें खाद्य को भी शामिल कर रहे हैं, ईंधन को भी शामिल कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अब इसमें आप खाद्य और ईंधन दोनों को शामिल कर रहे हैं, और ये जो ईंधन होता है, एग्जाम्पल के लिए, हर दिन कीमतों में उतार चढ़ाव आता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हर दिन उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो चूंकि हमने खाद्य और ईंधन की कीमतों को भी इसमें शामिल किया, ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव आता है, अस्थिरता बनी रहती है,
इसलिए हेडलाइन मुद्रास्फीति भी है उसको एक अस्थिर मुद्रास्फीति माना जाता है, जबकि वहीं पर कोर मुद्रास्फीति क्या होती है, अधिक स्थिर होती है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर खाद्य और ऊर्जा क्षेत्रों को छोड़ दिया है, केवल वस्तु और सेवाओं को हमने इसमें शामिल किया है। अब हम एक चीज देखते हैं कि परीक्षा के दृष्टि से देखें तो एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी किसी परीक्षा में इनका बेस ईयर पूछ लिया जाता है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई की गणना बेस ईयर के आधार पर की जाती है। बेस ईयर का मतलब क्या होता है कि किसी एक साल के उत्पादन या किसी एक साल की मुद्रास्फीति को आपने एक मानक मान लिया है और उसके आधार पर आप आने वाले हर वर्ष उस मुद्रास्फीति या उस साल की मुद्रास्फीति के आधार पर आप आने वाले बाकी सालों की मुद्रास्फीति का आकलन करते हैं। किसी भी चीज में हमको अंतर बताना हो, अगर तुलना करनी हो तो क्या करते हैं, दो चीजों का होना जरूरी है। एक तो कि जो वस्तु आपने एक मानक के तौर पर रखा हुआ है उसके कंपैरिजन में ही आप तुलना करेंगे। तो इसलिए सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के लिए आधार वर्ष दे दिया गया कि इस आधार वर्ष के आधार पर हम आने वाले वर्षों में मुद्रास्फीति की गणना करेंगे। एक तो होता है कि भाई आप मासिक गणना करते हैं और एक होता है कि आप जो वार्षिक गणना, जो अभी हमने पिछले कुछ समय पहले देखा कि आरबीआई ने जो वार्षिक मुद्रास्फीति की बात की है कि वो 5.4% होगा इस साल 2023-24 के लिए। तो बेस ईयर क्या मान लिया है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों के लिए वर्ष 2012 को बेस ईयर माना गया है और इस 2012 के आधार पर हम यहाँ पर गणना करते हैं। तो परीक्षा में अगर पूछ दे कि आधार वर्ष क्या है मुद्रास्फीति को मापने के लिए, तो वो है 2012। इस आधार वर्ष के आधार पर हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि सीपीआई में भी 4 प्रकार होते हैं, 4 तरह की श्रेणियां होती हैं सीपीआई के अंदर। केवल खाद्य की मुद्रास्फीति को नहीं मापा जाता है। इन सीपीआई के अंतर्गत 4 तरह की श्रेणी होती है। कौन कौन सी? एक होता है औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। दूसरा होता है सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स, कृषि मजदूर हेतु जो सीपीआई होता है। तीसरा होता है सीपीआई फॉर रूरल लेबर्स, ग्रामीण मजदूरों के लिए जो सीपीआई आता है, एक ये भी होता है, एक श्रेणी ये होती है। और चौथा होता है संयुक्त रूप से ग्रामीण शहरी आधार पर सीपीआई। तो इन 4 बिंदुओं के या 4 श्रेणियों के आधार पर सीपीआई की गणना होती है, जिनमें से ये जो प्रथम 3 हैं, प्रथम 3 कौन कौन से हैं? तो हम देखते हैं कि प्रथम 3 है। पहला तो है औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो सीपीआई है, सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एल एग्रीकल्चर लेबर कृषि मजदूरों के लिए, और ग्रामीण मजदूरों के लिए। तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई, कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई और ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई, इन तीनों की जो गणना है या जो आंकड़े हैं, ये जो है वो श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। जबकि जो चौथा संयुक्त है, ग्रामीण और शहरी की जहां पर बात होती है सीपीआई, उसकी जो गणना है और उसका जो डेटा जारी करता है वो कौन करता है? एनएसओ करता है। हमने जो कि पहले अभी जिस चीज की चर्चा की थी, इसमें है कि प्रथम 3 जो है उद्योग, कृषि और ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई की गणना किसने की? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। और जो अंतिम है, चौथा है और संयुक्त वाला जो है ग्रामीण और शहरी, इसकी जो आंकड़े हैं और जो जारी करता है वो कौन है? एनएसओ है। अब हमने पहले देखा कि मैंने पहले ही बताया था कि सीपीआई को डब्ल्यूपीआई के जगह पे अपनाया गया। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। पहले डब्ल्यूपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना होती थी, लेकिन अब हम सीपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना करते हैं, जिसमें खुदरा मुद्रास्फीति जिसको कहा जाता है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। ये बदलाव कब किया गया? तो ये बदलाव किया गया है अप्रैल 2014 में। मतलब कि अप्रैल 2014 से पहले मुद्रास्फीति की गणना 2000 डब्ल्यूपीआई के आधार पर की जाती थी।
लेकिन अप्रैल 2014 के बाद से जो मुद्रास्फीति की गणना है वो सीपीआई के आधार पर की जाती है। वर्ष 2017 में 2004-5 से आधार वर्ष बदल करके 2012 कर दिया। जैसे कि मैंने बताया कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई की गणना के लिए जो बेस ईयर माना गया है उस बेस ईयर को माना गया है क्या, 2012। 2012 आधार वर्ष के आधार पर सीपीआई और डब्ल्यूपीआई की गणना की जाती है। लेकिन ये पहले 2000 शुरू से तो 2012 रहा ही नहीं होगा, पहले कुछ और रहा होगा। तो पहले ये आधार वर्ष हुआ करता था 2004 और 2005, लेकिन अब इसको 2017 में बदल दिया गया और 2017 से बदल करके आधार वर्ष कर दिया गया 2012। तो ये 2012 क्या है, आधार वर्ष है जो कब बदला गया है, बदला गया है ये 2017 में। 2017 में अरुण जेटली जी जो थे वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी कि अब से जो बेस ईयर होगा, जो आधार वर्ष होगा, वो हम 2012 को रखेंगे। यहाँ पर मैंने आधार वर्ष की चर्चा की, तो अब किसी के मन में ये भी सवाल हो सकता है, मैंने आधार वर्ष तो बता दिया। दूसरा होता है कि हर साल भी तो हम मुद्रास्फीति की गणना करते हैं, हर साल हर महीने हम मुद्रास्फीति की गणना करते हैं। अभी हम खुदरा मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं, तो ये टर्म क्या होता है, तो एक होता है आधार वर्ष। आधार वर्ष के आधार पर 2012 को रेफरेंस लेके हम हर साल दर साल मुद्रास्फीति की गणना कर रहे हैं। तो एक रेफरेंस ले लिया हमने, रेफरेंस लिया 2012 का, और उसके आधार पर हमने मुद्रास्फीति की गणना की, ये आधार वर्ष। एक टर्म होता है चालू वर्ष। तो चालू वर्ष का मतलब है कि नया वित्तीय वर्ष, हर साल एक वित्तीय वर्ष चालू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक के लिए एक वित्तीय वर्ष चालू होता है। उन चालू वर्ष में हर माह जो मुद्रास्फीति में परिवर्तन हो रहा है उसको हम चालू वर्ष के आधार पर गणना करते हैं और तुलना करते हैं कि पिछले महीने क्या स्थिति रही और इस साल क्या स्थिति रही। ये तो बात हुई खुदरा मुद्रास्फीति की, अच्छी स्थिति है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है। इस पे एक डिबेट ये भी आ रहा है कि क्या सितंबर माह में स्थिति अच्छी रही है तो आगे आने वाले वर्षों में भी, आगे आने वाले महीनों में भी अच्छी स्थिति रहेगी, और क्या आरबीआई अब इस चीज को ध्यान में रहकर अपनी नीतियों में लिबरल होगा, उदार होगा, थोड़ा बहुत ब्याज में छूट जैसी चीजें हो सकती हैं। तो सवाल ये उठ रहा है और जवाब ये है कि नहीं, आरबीआई लिबरल होने की कंडीशन तो दिख नहीं रही, क्योंकि ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इस साल इस महीने सितंबर माह में स्थिति अच्छी तो रही है, पर आगे अक्टूबर माह में शायद स्थिति इतनी अच्छी ना रहे, मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी एक रशिया यूक्रेन का वॉर चल ही रहा था, अब एक नया वॉर शुरू हो गया है, इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर शुरू हो गया है। लगातार फ्यूल की कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहता है। ईंधन एक ऐसी चीज है, हर दिन हर महीने हमारे विश्व में संबंध देशों के बदलते रहते हैं, उस हिसाब का उसका इफेक्ट फ्यूल पर भी पड़ता है, ईंधन पर भी पड़ता है। और चूंकि हम सारी चीजों को अपनी इस सूचकांक में शामिल कर रहे हैं, मुद्रास्फीति की गणना में शामिल कर रहे हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता कि हर महीने यह स्थिति अच्छी ही रहेगी, खराब भी हो सकती है। तो आरबीआई जो अपनी नीतियों को सख्त रखे हुए है, जिस तरीके से वो लेकर चल रहा है वो वैसे ही चलने वाला है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करने वाला है। अब आगे चलते हैं तीसरे आज के हमारे टॉपिक पर, जो कि है कि गोवा के काजू को मिला है जीआई टैग। देखिए, ड्राई फ्रूट्स है, सबके लिए बहुत ही एसेंशियल चीज है, पोषण मिलता है। तो गोवा में एक स्पेशल काजू मिलता है, उस काजू को दे दिया गया है जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब है जीआई यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर, जीआई का मतलब हुआ भौगोलिक संकेतक। यह एक ऐसा टैग है जिस वस्तु को दे दिया गया, जिस क्षेत्र की वस्तु को दे दिया गया, वो उस क्षेत्र विशेष की वस्तु हो गई, उसका उस पर एकाधिकार या पेटेंट हो गया। अब उस क्षेत्र की जो वो वस्तु है उसका नाम प्रयोग करके कोई अन्य क्षेत्र की वस्तु इसका लाभ नहीं कमा सकती। गोवा के काजू को मिला है, गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। अब गोवा का काजू इस ब्रांड से बिकेगा और इससे काफी फायदा होगा जो वहाँ के लोकल जो व्यापारी हैं, काजू व्यापारी हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका गोवा के जो काजू है इसका
क्या हिस्ट्री रहा है। तो गोवा का जो काजू है अपनी एक लंबी और पोषित विरासत के लिए जाना जाता है। काफी लंबे समय से ये काजू वहां पर यूज हो रहा है, वहां पर बेचा जा रहा है, लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, पैसे से इकोनॉमिकली भी और खाने से पोषण भी मिल ही रहा है। तो गोवा के काजू की जो है एक लंबी और पोषित विरासत रही है और इसको जो जीआई टैग मिला है वो किसने दिया है? चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के द्वारा ये जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग देने की जो रजिस्ट्री होती है, जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में है और इसके द्वारा जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग का महत्व देखिए क्या है। मैंने जैसे पहले ही बताया कि जीआई टैग मिल गया है मतलब उस वस्तु को अब एक विशेष पहचान मिल गई है। अब उस वस्तु का, उस क्षेत्र विशेष के लोगों का, उनके व्यापारियों का उस पर एकाधिकार है और उसका नाम प्रयोग करके कोई अन्य क्षेत्र का व्यापारी उसका प्रयोग करके लाभ नहीं कमा सकता। या कई बार होता है कि नकली प्रोडक्ट्स को गोवा का काजू बताकर बेच दिया जाए अगर, तो वहां से क्या होता है, जो एक्चुअल में वहाँ की जो गोवा है, गोवा का काजू है, जो एक्चुअल में वहाँ की विशेषता है और जो वहाँ के व्यापारी हैं उनको इस चीज का बहुत नुकसान होता है। नकली काजू गोवा का काजू बोल के बेच दिया जाता है। तो अब उसको जीआई टैग मिल गया है, इसका मतलब एक उसको एक लोगो दे दिया जाएगा, एक विशेष पहचान दे दी जाएगी और उस चीज से पहचान होगी कि ये वाकई में गोवा का काजू है। तो अब जो कीमतों में धांधली होती थी वो नहीं होगी। दूसरा, पहला क्या कि राज्य के बाहर मिलने वाले काजू के अन्य किस्मों से अलग पहचान मिलेगी। तो मैंने बता दिया कि जीआई टैग देने का महत्व क्या हुआ कि राज्य के बाहर जो और भी काजू की किस्में मिलती हैं उनसे एक विशेष पहचान मिल गई गोवा के काजू को। क्यों? क्योंकि हमने उनको एक जीआई टैग दे दिया। उसके बाद दूसरा होता है कि उचित पंजीकरण के बिना अब व्यापारियों को गोवा काजू लोगो का जो है वो उपयोग नहीं करने को मिलेगा। हर एक वस्तु होती है उसका एक यूनिक लोगो होता है जिससे उसकी पहचान होती है कि हाँ ये वस्तु वाकई में गोवा की है या नहीं है। तो वो जो लोगो है उस लोगो का यूज तभी किया जा सकेगा जब आपने उचित पंजीकरण करवाया। अगर आपने पंजीकरण नहीं करवाया है तो आप गोवा के काजू को वो लोगो लगाकर नहीं बेच सकते कि ये गोवा का काजू है, आप पर कार्रवाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जीआई टैग मिल गया है उस काजू को। अब देखते हैं जीआई टैग के बारे में और थोड़ी जानकारी जुटा लेते हैं कि क्या होता है ये, भारत में क्या स्थिति है। तो भारत में जो भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम है 1999 का, जीआई टैग के लिए जो रजिस्ट्रेशन और संरक्षण के लिए जो अधिनियम है वो 1999 में बना है और उसके तहत हम यहाँ की वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान करते हैं। जीआई टैग जो है वो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जो कि किसके अंदर आता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये जो है वो जीआई टैग की रजिस्ट्री करता है। तो रजिस्ट्री कौन करता है? पहले हमने देखा कि रजिस्ट्री कहाँ से, तो उसका हेडक्वार्टर चेन्नई में। रजिस्ट्री करता कौन है? तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो है, जो कि किसके अंदर आता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वो इस जीआई टैग की रजिस्ट्री करता है और हमने पहले ही देख लिया कि मुख्यालय इसका कहाँ पर है? चेन्नई, तमिलनाडु में। ये तो हुई बात जीआई टैग की, काजू, गोवा के काजू की। अब देखते हैं कि जीआई टैग की वैधता कितने साल की होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार किसी वस्तु को टैग मिल गया और जीवन भर के लिए, अब जब तक ये संसार चलेगा तब तक उस टैग का यूज कर सकते हैं, नहीं। जो जीआई टैग की वैलिडिटी होती है, जो वैधता होती है, वो कितनी होती है? 10 वर्ष की अवधि। हर 10 साल के बाद उसको रिन्यू कराना पड़ता है। जो आपने एक बार रजिस्ट्री करवा ली 10 साल के लिए गोवा के काजू की, अब 10 साल के बाद जब आपका अवधि खत्म होगी रजिस्ट्रेशन की, आपको फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा। और अब तक लगभग भारत में 432, एक दो ऊपर नीचे आंकड़े हमेशा होते रहते क्योंकि हर महीने, हर दिन में कुछ नई चीजों को, नई वस्तुओं को मिलता रहता है जीआई टैग। तो अब तक लगभग भारत में 432 वस्तुओं को जीआई टैग मिला हुआ है, पदार्थों को कह लीजिए, उत्पादों को कह लीजिए, जिसमें से जो 401 हैं वो भारत के मूल उत्पाद हैं और 31 जो है वो विदेशी मूल के कुछ उत्पाद हैं। तो इस तरीके से 432 ± 1 2 हमेशा एक दो ऊपर नीचे होता रहता है। तो
इस इतनी वस्तुओं को लगभग हमारे यहाँ पर जीआई टैग मिला हुआ है। सबसे ज्यादा जीआई टैग कुछ राज्यों को मिला हुआ है। जो जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं हैं सबसे ज्यादा मान लीजिए उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। ये जो राज्य हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में टसल चढ़ता रहता है कि कभी किसी का ज्यादा हो जाए, कभी किसी का ज्यादा हो जाए। दूसरा है कि भौगोलिक संकेतक को नियंत्रित कौन करता है। हमने तो अब तक बात की भारत के रिस्पेक्ट में कि उद्योग और संवर्धन जो विभाग है वाणिज्य मंत्रालय के अंदर वो रजिस्ट्री करवाता है, चेन्नई में मुख्यालय है। अब हम वैश्विक लेवल पर भी देख लेते हैं कि कुछ ना कुछ वैश्विक लेवल पर भी जीआई टैग से रिलेटेड तो होगा ही। तो वैश्विक लेवल पर जो जीआई टैग को नियंत्रित करने की संस्था है वो है ट्रिप्स। ट्रिप्स जो है वैश्विक लेवल पर भौगोलिक संकेतकों के बारे में रेगुलेशन करती है। ट्रिप्स मतलब ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्या है? जीआई टैग से रिलेटेड चीजों को देखती है। कन्वेंशन जीआई टैग से रिलेटेड परीक्षा में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो पेरिस कन्वेंशन के तहत जो बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए एक तत्व के रूप में औद्योगिक संपत्ति का संरक्षण करने के लिए एक पेरिस कन्वेंशन आया था, उसी के अंतर्गत जीआई टैग से रिलेटेड चीजों के बारे में भी चर्चा की गई। तो कन्वेंशन याद रखना है। कौन सा कन्वेंशन? पेरिस कन्वेंशन। वैश्विक लेवल पे ट्रिप्स जो है इन सारी चीजों को रेगुलेट करती है। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमने जीआई टैग के बारे में बात कर ली, समझ लिया क्या है नहीं। अब एक बहुत ही हाईलाइटेड मुद्दा चल रहा है इन दिनों बिहार में, जाति जनगणना। जाति जनगणना तो नहीं, जाति सर्वेक्षण हो रहा है। सर्वेक्षण एक अलग टर्म है, जनगणना एक अलग टर्म है। जनगणना विस्तृत लेवल पे जो कि केंद्र सरकार की अथॉरिटी, केंद्र सरकार उसके लिए करवाती है, जहां पर हम कितनी हमारी आबादी है, एसटी उसमें कितने हैं, एससी कितने हैं, ओबीसी जनरल कितने हैं, इसके बारे में हम जहां पर आंकड़े इकट्ठा करते हैं जनगणना। बिहार में सर्वेक्षण कराया गया है। सर्वेक्षण का मतलब है कि ओबीसी, एसटी, एससी, उसके अंदर भी और कोई कैटेगरी है, सब कैटेगराइजेशन, उपवर्गीकरण जो करके आंकड़े इकट्ठा कराने की बिहार सरकार की ये कोशिश, ये सर्वेक्षण किया गया है। मामला कोर्ट में गया। बिहार सरकार ऐसा कर रही है, केंद्र ने बोला ये अपने अधिकारों का, हमारे अधिकारों का हनन कर रही है, जातिगत जनगणना या जनगणना हमारा राइट है। और कोर्ट ने बोला कि नहीं, वो जनगणना नहीं करवा रही, वो सर्वेक्षण करवा रही है। सर्वेक्षण करवाना एक राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो हमने अभी बात कर ली कि क्या क्या पृष्ठभूमि रही, भूमिका क्या रही। अब हम बात करते हैं कि भारत में जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ऑफिशियल औपचारिक रूप से एक माना जाता है कि 1881 में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई औपचारिक रूप से। 10 साल, हर 10-11 साल के बाद में जो होता है, 2011 में हुआ। अभी जो चल रहा है वो 2021 का चल रहा है। 10 साल आंकड़े जुटाने में लग जाएंगे। अभी 2021 के लिए हम आंकड़े जुटा रहे हैं। तो जो ये बात हुई कि जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुई है, 1881 में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई। आधार क्या क्या है? तो आधार है सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना। तो है सामाजिक, आर्थिक और तीसरा है जाति। तो ये जो है इन 3 आधारों पर जो जनगणना शुरू हुई, वो जनगणना शुरू हुई है 1931 में। तो क्या हुआ, यहाँ पर 2 टर्म है। एक तो है कि जनगणना शुरू हुई है 1881 में, और दूसरी है कि सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना, इसको SECC कहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इसकी शुरुआत हुई है 1931 में। तो 2 टर्म हो गए, एक हुआ कि जनगणना 1881 और दूसरा हुआ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना, उसकी शुरुआत हुई है 1931 में। और ये करता क्या है, तो जाति समूहों की आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन करके आंकड़े एकत्र करता है। जाति समूहों की जो आर्थिक स्थिति है उसका मूल्यांकन करता है और आंकड़े एकत्र करने का ये SECC काम करता है। अब देखते हैं कि जो बिहार में जनगणना सर्वेक्षण हो रहा है जो जाति के आधार पर, क्या वो सही है या गलत है।
तो हर चीज के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोई पक्ष में बात करता है, कोई विपक्ष में बात करता है, कोई कहता है कि हाँ ये सही है, किसी को ये सही नहीं लगता है। तो जो पक्ष में जो बात कर रहे हैं उनका क्या कहना है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। पक्ष में जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि संसाधनों का समान वितरण होगा। अगर आपको पता है कि आपके पास कितनी आबादी है, कितने वर्ग हैं, कितने लोग हैं, तब आप संसाधनों को सब में समान बांट पाओगे। तो ये जो जातिगत सर्वेक्षण हो रहा है उसके एक प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि संसाधनों का समान वितरण हो। दूसरा हो सकता है कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा, कहीं ना कहीं एक संसाधनों के समान वितरण से ही संबंधित है। अगर किसी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को समान संसाधन मिले, मतलब कि एक न्याय की स्थिति है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबकी एक न्याय की स्थिति है और सबको सामाजिक न्याय मिल रहा है। तीसरा है कि भारतीय समाज की विविधता का पता चलेगा। हम जानते हैं कि भारत एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, हमारे यहाँ पर जातियों की विविधता है, तो उसका एक एक्चुअल आंकड़ा पता चल पाएगा कि कितनी विविधता हमारे यहाँ पर है। ठीक है, ये तो विपक्ष की बात। अब इसके विपक्ष में भी चर्चा कर लेते हैं भाई, विपक्ष वाले भी तो होंगे, वो भी तो अपनी बात रखेंगे। तो विपक्ष में क्या है कि जाति आधारित भेदभाव बढ़ेगा। एक पक्ष कह रहा है कि अगर आपको पता है कि कौन सी जाति है, उसके अंदर और कितने कितने उपवर्ग हैं, तो आप संसाधनों का उचित वितरण कर पाएंगे। पर एक वर्ग ये भी कह रहा है कि जाति आधारित भेदभाव भी तो बढ़ेगा कि एसटी, एससी, ओबीसी, एसटी, एससी के साथ में अगर हम ऊंच नीच दलित वाली स्थिति अगर कहीं किसी समाज में अभी भी रह गई है, तो फिर उसमें और ज्यादा वैमनस्यता की स्थिति आएगी और ज्यादा भेदभाव बढ़ेगा। दूसरी बात क्या है कि भारत में जातियों के भीतर भी कई वर्ग हैं। अब उसको वर्गीकृत करना आपके लिए एक बहुत कठिन कार्य हो जाएगा कि भाई इतनी विविधता है, एक जाति है उसके अंदर और अन्य कई जातियां हैं, आप कितना पता लगाएंगे, एक सही आंकड़ा आप इकट्ठा कर पाएंगे क्या? ये बहुत ही कठिन कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जाति के आधार पर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेगी। देखा ही जाता है कि कहीं ना कहीं राजनीति का जो मेन आधार जो होता है वो जाति होती है। हर पार्टी जो है वो जाति को टारगेट करती है, उस आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। तो यहाँ पर जाति के आधार पर अब अगर पता है कि कौन सी जाति है, उसके अंदर और कितनी जातियां हैं, सही आंकड़ा है, तो भाई राजनीति उस पर तो और ज्यादा तेज हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा आता है, जिस पर कई बार वाद हुए हैं, जिस पर कई बार कोर्ट वगैरह में केस हुआ है, वो है कि आरक्षण का 50% का कोटा, 50% की सीमा तय की गई है कि इससे ऊपर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब इसमें जो है संशय की स्थिति बन जाएगी कि अगर आपने जातियों के अंदर और भी जातियों वर्गीकृत कर दिया तो भाई आपको सबको फिर आरक्षण देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये 50% का जो मार्क है, जो लेवल, जो एक लिमिट है, वो कहीं ना कहीं ब्रीच होगी, कहीं ना कहीं उसको पार करके लोग निकल जाएंगे। हर राज्य निकलेगा अपनी जनता को लुभाने के लिए, हर सरकार ये करेगी। तो हम इसके इर्द गिर्द एक बार चर्चा कर लेते हैं कि ये 50% के कोटा से रिलेटेड और जातियों के आरक्षण से रिलेटेड क्या वाद हुए, जो कि भाई आपके एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट रहता है। एक सबसे पहले मंडल आयोग की बात होती है। मंडल आयोग कब आया था? 1977 में पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए मंडल आयोग ने बोला कि ओबीसी की हमारे यहाँ पॉपुलेशन कितनी है, कुछ 52% ओबीसी की पॉपुलेशन का मंडल आयोग ने आंकड़ा इकट्ठा किया था कि हमारे यहाँ 52% लगभग आबादी है ओबीसी की, और उसमें से कुछ 27% को आरक्षण देने की बात या अनुशंसा जो है वो मंडल आयोग ने की थी। इसके साथ साथ हमने एसटी, एससी जो समुदाय है, अनुसूचित जाति जनजाति, उसको भी हमने 22.75% आरक्षण दिया था। तो ये मंडल आयोग की बात हो गई। उसके बाद एक केस आया था 1992 में इंदिरा साहनी का। यही वो लैंडमार्क वाली चीज थी, इंदिरा साहनी केस, जो 1992 में आया, जिसमें कहा गया कि 50% का जो लिमिट है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब आरक्षण तो आप केवल 50% ही दे सकते हैं। तो इंदिरा साहनी केस कब आया था? 1992 में आया, जिसने 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा इस बात को क्लियर किया। फिर आया और फिर आ गया 2017 में
ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोगों के अंतर्गत और भी उपवर्गीकरण करने के लिए एक नया आयाम आया, नागराजवाद फिर आया 2006 में। 2006 में नागराजवाद आया था। उसमें क्या हुआ था कि एसटी एससी की प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए ये जो मामला गया था पूरा, और इसमें नागराजवाद में कहा गया था कि आरक्षण आप दें, आरक्षण में देने में कोई बात नहीं है, लेकिन पहले आप ये सुनिश्चित करें कि उस वर्ग को वाकई में उस आरक्षण की जरूरत है। अगर उस वर्ग को वाकई में आरक्षण की जरूरत है तो आपको यहाँ पर पुष्टि करनी पड़ेगी कि हाँ, इस कैटेगरी को, इस वर्ग को आरक्षण की जरूरत है, और फिर आप वहां पर आरक्षण दे सकते हैं। ठीक है, ये तो रही बिहार में जो जातिगत सर्वेक्षण हुआ, और फिर उसके बाद में अन्य उससे रिलेटेड जो परीक्षा के लिहाज से आपके लिए इम्पोर्टेंट चीजें हो सकती हैं, इसकी हमने चर्चा कर ली, पक्ष विपक्ष में बात कर ली। अब हम आते हैं आईआईपी। आईआईपी के लगातार 14वें महीने बढ़ोतरी। तो आईआईपी में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जो औद्योगिक उत्पाद सूचकांक है, इसमें 14 महीनों में लगातार वृद्धि हुई है। नाम से स्पष्ट है, औद्योगिक उत्पाद मतलब जिन उत्पादों का विनिर्माण जो है, प्रोडक्शन जो है वो उद्योगों में होता है, उनमें लगातार 14 महीने में उच्चतर वृद्धि उनकी देखी गई है। जारीकर्ता यहाँ पर कौन है? एनएसओ है। एनएसओ और क्या जारी करता है? एनएसओ सीपीआई के लिए भी आंकड़े जारी करता है, और यहाँ पर आईआईपी इंडेक्स ऑफ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, इसके लिए भी एनएसओ आंकड़े जारी करता है। और किसकी देखरेख में? तो मोस्पी, सांख्यिकी मंत्रालय जो है, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो सांख्यिकी और कार्यालय मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एनएसओ जो है वो आईआईपी के आंकड़े जारी करता है। क्या है ये? कि औद्योगिक क्षेत्र में खास अवधि में उत्पादन की स्थिति के संबंध में जानकारी दी जाती है। किसी औद्योगिक क्षेत्र में किसी खास अवधि में जो उत्पादन हो रहा है, उससे संबंधित जानकारी आपको आईआईपी में दी जाती है, औद्योगिक सूचकांक औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में दिया जाता है। और ये आंकड़े जो हैं वो भारत में हर माह जारी किए जाते हैं। जो औद्योगिक उत्पाद से रिलेटेड जो आंकड़े हैं वो भारत में हर माह जारी किया जाता है, और इसका भी आधार वर्ष क्या है? 2011 और 12। इसका भी कहने का मतलब क्या है? इससे पहले हमने मुद्रास्फीति से रिलेटेड क्या चर्चा की थी? सीपीआई और डब्ल्यूपीआई की चर्चा की थी। उसका भी जो आधार वर्ष क्या था? वो था 2012। और यहाँ आईआईपी के लिए जो आधार वर्ष है वो भी है 2011 और 12। अब हम देख लेते हैं कि आईआईपी में कुछ 8 कोर इंडस्ट्रीज है, कोर उद्योग हैं, मूलभूत उद्योग है, जिनको ध्यान में रख करके आईआईपी की गणना की जाती है। तो वो कोर जो बुनियादी जो उद्योग है कौन कौन से हैं? पहला है कोयला, दूसरा है कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, बिजली, स्टील या इस्पात, रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट और उर्वरक। ये हुए पहला कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, बिजली, स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट और उर्वरक। ये जो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम है ये एक ही है, यहाँ पर अलग अलग दे दिया गया है। देखिए हो जाएंगे ऐसे। तो 8 जो आपके कोर उद्योग हैं कौन कौन से हैं एक बार मैं फिर बता देती हूँ। पहला है कोयला, दूसरा है कच्चा तेल, तीसरा है प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, इसमें आ जाएगा। चौथा है विद्युत, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। पांचवा है स्टील, इस्पात। छठवां है रिफाइनरी, जो रिफाइनरी उत्पाद हैं। सातवां है सीमेंट उद्योग और आठवां है उर्वरक उद्योग। तो इन 8 उद्योगों को ध्यान में रख करके आईआईपी की गणना की जाती है। गणना त्रैमासिक और जीडीपी अनुमानों की गणना के लिए बहुत प्रासंगिक है। हमने पहले ये देखा कि आईआईपी की गणना तो मासिक होती है, हर माह इसकी गणना होती है, लेकिन ये किस में हेल्प करता है? तो ये जो हमारी त्रैमासिक गणना होती है, एक त्रैमासिक आधार पर भी मुद्रास्फीति की और जीडीपी की गणना की जाती है कि क्या बदलाव हो रहा है। तो उसमें जो है ये आईआईपी बहुत ही
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इन जो 8 उद्योगों को हमने शामिल किया है आईआईपी की गणना में, इनका वेटेज कितना है? तो वेटेज है 40.27%। इतनी इंपॉर्टेंस रखता है ये। अब देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है। आपकी परीक्षा में कई बार ये पूछा जाता है कि किस उद्योग का वेटेज सबसे ज्यादा है। तो आईआईपी में सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है रिफाइनरी। यहाँ पर रिफाइनरी लिखा है। रिफाइनरी जो होता है, हमने यहाँ पर देखा था रिफाइनरी उत्पाद, इसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है। सेकेंड नंबर पे आता है आपका विद्युत, बिजली, फिर स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, और अंत में आता है उर्वरक उद्योग। ठीक, तो इन 8 उद्योगों के वेटेज के आधार पर भी आंकड़ों को ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा वेटेज रिफाइनरी का है, सबसे कम वेटेज जो है वो उर्वरक का है। आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अंत में देखिए, हमारी जो नोटबुक आईएएस की टीम है, नोटबुक आईएएस संस्थान है, उसने आरओ के लिए एक विशेष कोर्स शुरू किया है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों में हम आपको उत्तर लेखन अभ्यास वगैरह, जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी जो भी चीजें हैं, जो भी सहायता है, वो हमारी नोटबुक आईएएस आपको उपलब्ध कराती है। आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। ये हमारा नोटबुक आईएएस एजुकेशन ऑल करके यूट्यूब चैनल है। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और